नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है और मैं आपके साथ रजा सिंह। वक्त हो चुका है खबरें अब तक का। खबरें अब तक में आज बात करेंगे केजरीवाल के मास्टर स्ट्रोक पर, यूपी में बढ़ी अखिलेश यादव की टेंशन पर और अडानी पर आई नई आफत पर। इन सभी मुद्दों पर हम करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले इस वक्त की हेडलाइंस पर एक नजर डाल लेते हैं। यूक्रेन को टेस्टिंग ग्राउंड समझ रहे पुतिन, रूस के हमले पर जेलेंस्की का बयान। पाकिस्तान में हुए आतंकी हमले में अब तक 32 लोगों की मौत। दिल्ली चुनाव के लिए आपकी पहली लिस्ट जारी, 11 उम्मीदवारों के नाम शामिल। अडानी मामले पर संबित पात्रा बोले, 2.5 करोड़ निवेशकों को आज हुआ नुकसान। बिलासपुर में ट्रेन में गांजा तस्करी का मामला आया सामने, जीआरपी के कई कांस्टेबल बर्खास्त। हरियाणा में मैरिज पैलेस में लगी आग घुड़चढ़ी के दौरान आतिशबाजी से हुआ हादसा। सीएम योगी बोले, हम यूपी में भी फिल्म द साबरमती रिपोर्ट को करेंगे टैक्स फ्री। अडानी मामले को लेकर प्रियंका गांधी ने केंद्र पर साधा निशाना, बोली आपको बेची महंगी बिजली। विक्रांत मैसी से मुलाकात के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने देखी द साबरमती रिपोर्ट। यूक्रेन पर रूस ने गिराई खतरनाक आईसीबीएम मिसाइलें। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 11 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस के कई बड़े नेता शामिल हैं। ये नेता कुछ दिन पहले ही आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे। अब अरविंद केजरीवाल ने इस लिस्ट के जरिए ये साबित कर दिया कि उनकी पार्टी सिर्फ अपनी कैंडिडेट्स पर नहीं, बल्कि विपक्षी पार्टियों के जीतने वाले उम्मीदवारों पर भी नजर रखेगी। इस कदम से बीजेपी और कांग्रेस के नेता हैरान हैं और केजरीवाल ने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। अब सवाल ये है कि क्या अरविंद केजरीवाल दिल्ली में तीसरी बार जीतेंगे या उनका ये दांव नाकाम हो जाएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि केजरीवाल की चाल ने बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं। वे अब उन नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं जिनका बीजेपी और कांग्रेस में खासा असर था। लेकिन केजरीवाल को एक डर भी सता रहा है। अगर बीजेपी यूपी के योगी मॉडल पर दिल्ली में चुनाव लड़ती है तो मुस्लिम वोट बैंक प्रभावित हो सकता है, जिससे कांग्रेस और सपा जैसी पार्टियां उनकी राह में रुकावट डाल सकती हैं। अब केजरीवाल अब केवल दिल्ली में नहीं, बल्कि पूरे देश में एक बड़े राजनीतिक खिलाड़ी के तौर पर उभर कर सामने आए हैं। उनकी रणनीति अब पूरी तरीके से महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावी परिणामों पर टिकी हुई है। यदि इन राज्यों में बीजेपी जीतती है तो केजरीवाल पर गठबंधन के दबाव बढ़ सकते हैं। ऐसे में उन्हें अपने सहयोगियों को सीट देनी पड़ सकती है, जिससे उनका राजनीतिक असर और मजबूत हो सकता है। फिलहाल अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या केजरीवाल की ये रणनीति सफल होती है या बीजेपी और कांग्रेस उन्हें राजनीति के इस खेल में हराकर क्लीन बोल्ड कर देती है। क्या केजरीवाल तीसरी बार दिल्ली की सत्ता जीतेंगे या उनका ये दांव उल्टा पड़ जाएगा। खैर, इसी के साथ हम रुक करेंगे हमारी अगली रिपोर्ट की ओर। मैनपुरी की करहल सीट पर हुए उपचुनाव में मतदान प्रतिशत 2022 के विधानसभा चुनाव से करीब 12% कम रहा और ये बीजेपी के लिए खुशखबरी बनकर सामने आया है। दरअसल जहां 2022 में 66.11% मतदान हुआ था, वहीं इस बार ये घटकर 53.89% रह गया। कम वोटिंग के कारण बीजेपी खेमे में उम्मीदें बढ़ गई हैं, जबकि समाजवादी पार्टी में तनाव नजर आ रहा है। अब सपा की चिंता इस बात को लेकर है कि कम मतदान का फायदा बीजेपी को पहले भी मिल चुका है। 2002 में करहल सीट पर 54% मतदान हुआ था और उस समय बीजेपी की जीत हुई थी। इसके बाद जब मतदान बढ़ा, सपा की जीत लगातार होती रही, इसलिए कम मतदान को बीजेपी अपने पक्ष में देख रही है। इस चुनाव में बीजेपी ने सपा सांसद धर्मेंद्र यादव के बहनोई अनुजेश यादव को उतारा है, जो रिश्ते में तेज प्रताप यादव के फूफा हैं। इस पारिवारिक लड़ाई के कारण यादव वोट बंटने का डर सपा को सता रहा है। बीजेपी ने कमरिया घोषीबाज जैसे नारे भी चलाए, जिससे यादव वोटों को अपनी ओर खींचने की कोशिश की। अब कुल मिलाकर 23 नवंबर को जब वोटों की गिनती होगी, तब सपा और बीजेपी के बीच इस मुकाबले का असली परिणाम आएगा। क्या कम वोटिंग का फायदा बीजेपी को मिलेगा या सपा अपनी ताकत और रणनीति से करहल सीट पर जीत हासिल करेगी। इस चुनावी जंग के बाद दिल्ली की राजनीति में नए समीकरण भी बन सकते हैं और ये परिणाम आने वाले चुनाव के लिए एक अहम संकेत भी हो सकता है। फिलहाल अब इसी के साथ हम बढ़ेंगे हमारी अगली रिपोर्ट की ओर। गौतम अडानी पर एक बार फिर गंभीर आरोप लगे हैं। इस बार मामला रिश्वत से जुड़ा हुआ है। पहले हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों से अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में गिरावट आई थी
और अब अमेरिका से आरोप आया है कि अडानी ने अडानी ग्रीन एनर्जी के लिए सोलर प्रोजेक्ट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को 2100 करोड़ रुपए से ज्यादा की रिश्वत दी। इसके बाद से अडानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट आई है और उनके मार्केट कैप में 2.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की कमी आई है। दरअसल अमेरिकी प्रोसिक्यूटर्स का दावा है कि अडानी ग्रीन एनर्जी ने 2020-24 के बीच भारतीय अधिकारियों को सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए रिश्वत दी है। रिपोर्ट के मुताबिक अडानी ने अमेरिकी बैंकों और निवेशकों से झूठे दावे किए और उन्हें गुमराह किया। इस दौरान अडानी और उनके सीनियर अधिकारियों ने सोलर पावर कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए रिश्वत देने का गुपचुप प्लान तैयार किया। दरअसल अडानी ग्रीन एनर्जी ने सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के लिए 12 गीगावाट सोलर प्रोजेक्ट्स हासिल किए थे, जिससे अगले 20 सालों में अरबों डॉलर का मुनाफा होने का अनुमान था। इसके लिए अडानी ने भारतीय अधिकारियों को रिश्वत दी, जिसमें आंध्र प्रदेश के अधिकारियों का भी नाम सामने आया। वहीं अमेरिका की सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने इस मामले की जांच शुरू कर दी और अडानी के साथ उनके भतीजे सागर अडानी, विनीत जैन, रंजीत गुप्ता और अन्य सीनियर अधिकारियों को जांच के दायरे में लिया गया है। अब खास बात तो यह है कि अडानी पर रिश्वत देने के आरोपों के बाद अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट आई है। अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी एनर्जी, अडानी ग्रीन एनर्जी और अडानी पोर्ट्स के शेयरों में 15% से 20% तक की गिरावट आई। कुल मिलाकर अमेरिकी प्रोसिक्यूटर्स ने इस मामले में वारंट जारी किए हैं और जल्द ही सुनवाई हो सकती है। अब ये देखना होगा कि क्या अडानी ग्रुप इस संकट से उबर पाएगा। ये मामला उनके लिए और गंभीर हो जाएगा। ये मामला न सिर्फ अडानी ग्रुप के लिए बल्कि भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के लिए भी एक चेतावनी है। फिलहाल इसी के साथ मुझे दें इजाजत, लेकिन इसके साथ साथ हम एक खास मुद्दे पर और करेंगे बात। हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है मतदान, जो हर नागरिक को अपने अधिकारों और सरकार चुनने का अवसर देता है। लेकिन कल चुनावी प्रक्रिया में जिस तरह से धांधली, भ्रष्टाचार और राजनीतिक जोड़ तोड़ के मामले सामने आ रहे हैं, वो लोकतंत्र की बुनियादी अवधारणा को गंभीर रूप से चुनौती दे रहे हैं। यहाँ तक कि यूपी में एक दलित बेटे की हत्या तक कर दी गई केवल इसलिए कि उसने बीजेपी को वोट दिया। वोट खरीदने की कोशिशें, चुनावी हिंसा और अधिकारियों की मिली भगत ने मतदान प्रक्रिया को न केवल संदिग्ध बना दिया है, बल्कि इसके परिणामों पर भी सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। लोकतंत्र की असली ताकत तब महसूस होती है जब हर व्यक्ति की वोट की अहमियत बराबर हो, लेकिन जब चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी हो तो ये सारा सिस्टम अपनी विश्वसनीयता तो खो ही देता है। ये वाकई में लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने जैसा ही है, जब से लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यानी मतदान एक चुपके से होने वाली साजिश का शिकार बनता है। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।